आज की इस क्लास में हम सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एमपी सेट का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है 2017 का। ठीक है, एमपी सेट। ठीक है, एमपी सेट क्वेश्चन पेपर है ये कितना 2017। ठीक, चलिए, तो इसमें आपको पता है सेट में दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट रिगार्डिंग होता है, तो ये लाइफ साइंस का है। ठीक है, लाइफ साइंस सब्जेक्ट। और पार्ट ए में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो है आता है। तो पार्ट ए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, हिंदी में है इसका, आयनन विभव का परिमाण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, रेडियस ऑफ एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, और फोर्थ है ऑल और करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑल आर करेक्ट, आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। क्योंकि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड रेडियस पर भी डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें ऑल आर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू नूब हाइपोथेसिस इज ऑक्सीडेशन जो टेक्स प्लेस एट बीटा कार्बन, दूसरा फैटी एसिड आर डिग्रेडेड इनटू 2 कार्बन यूनिट as acetic acid, both oxidation takes place in beta carbon and fatty acid are degraded into 2 acid, या फिर फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी आपको बता दो, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है, एक तो पहला बोला है कि बीटा कार्बन पर होता है, और दूसरा बोला है कि वो 2 कार्बन यूनिट में वो डिग्रेडेड हो जाता है। तो ये इसमें पूछा गया था या तो बीटा कार्बन पर बताना है, या फिर 2 कार्बन यूनिट में डिग्रेड हो रहा है ये बताना है, या फिर दोनों में ऑक्सीडेशन होता है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा सी, दोनों में होता है, बीटा कार्बन में भी और इसमें भी। अब आप एक चीज़ और याद रखिए, इन्होंने क्या बोला, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ना, ये किस ऑर्गेनली से एसोसिएटेड है ये भी देखो। तो ये पर ऑक्सीसोम में होता है। ठीक है, पर ऑक्सीसोम में फैटी एसिड या बीटा ऑक्सीडेशन दोनों जो है वो पर ऑक्सीसोम ऑर्गेनली में होता है। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम इसमें ऑर्गेनली पूछ ले। नेक्स्ट, यूरिया साइकिल एबनॉर्मेलिटी
द टर्म हाइपर एनीमिया। ये पूछा गया है कि अगर जो यूरिया साइकिल है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उस कंडीशन को हाइपर एनीमिया कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हाइपर एनीमिया का मतलब क्या है, उसका क्या मीनिंग है, उसे आप क्या समझते हैं। तो देखो, अगर आप इस वर्ड को भी अगर तोड़ लेंगे ना तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। एलिवेटेड लेवल ऑफ अमोनियम, दूसरा आयरन का लेवल बढ़ रहा है, तीसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, रूट नोड्यूल में। आप तोड़िए इस वर्ड को, हाइपर एनीमिया को तोड़िए। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। अब क्या है एनीमिया, एनीमिया की जगह क्या हमें करना है, अमोनियम। ठीक है, तो अमोनियम इंक्रीज, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा होगा, अमोनियम एलिवेटेड। ठीक है, तो कभी कभी वर्ड में भी आपका आंसर छुपा होता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा है अमोनियम, अमोनिया। तो अमोनिया से अमोनियम और हाइपर मतलब इंक्रीज, तो अमोनियम इंक्रीज होने को ही हम क्या कहते हैं, हाइपर एनीमिया। मतलब यूरिया साइकिल में अगर अमोनियम आयन ज़्यादा हो गए तो हाइपर एनीमिया कंडीशन बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हाइड हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज कैटेलाइज करता है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव फीडबैक इनहिबिशन, या फिर ऑल आर दी करेक्ट। आंसर बताइए आप क्या अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसको और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है ना, ये कहाँ यूज़ होता है, क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल में। ठीक है, और ये क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये दो फैक्टर भी आप याद रखना कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ यूज होता है, क्रैब साइकिल। अब ये क्रैब साइकिल में क्या करता है, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। ये लिखा है ना, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में, तो कौन करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक, डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, जैसे NAD है ना, तो NADH का बनना डिहाइड्रोजनेज, DH। अगर DH कहीं आ रहा है तो आपका डिहाइड्रोजनेज है। ठीक, तो इसका आंसर आपका होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, फर्स्ट आंसर ही आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्होंने पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। फैक्चुअल डेटा है कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लिवर। ठीक, नेक्स्ट, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
सेकेंडरी सेल वॉल फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी सेल, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल से कैसे अलग होती हैं, ये पूछा गया है। पहला बोला गया कि सेकेंडरी सेल के वॉल के पास सेल्यूलोज और पैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक, प्राइमरी के कंपैरिजन में। दूसरा बोला गया है कि सेकेंडरी सेल वॉल के पास सेल्यूलोज और पैक्टिन क्या है, कम होता है, यहाँ बोला कि क्या होता है। दूसरा, सेकेंडरी सेल वॉल के पास हाई लिग्निन होता है लेकिन पैक्टिन नहीं होता है। तीसरा, चौथा बोला गया है कि लेस अमाउंट होता है सेल्यूलोज का और हाई अमाउंट होता है पैक्टिन का। अब आप बताइए कि क्या होगा। पहला, पैक्टिन सेल्यूलोज दोनों ज़्यादा है, सेल्यूलोज पैक्टिन दोनों कम है। तीसरा बोला है लिग्निन ज़्यादा है, पैक्टिन नहीं है। चौथा बोला है कि सेल्यूलोज ज़्यादा है और सेल्यूलोज कम है और पैक्टिन ज़्यादा है। अब आपके बताइए कि सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल से कैसे अलग होती है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है आपका वो होगा कि इसमें हाई अमाउंट होता है, तो सी ऑप्शन है, हाई अमाउंट लिग्निन का होगा, लेकिन इसमें पैक्टिन एब्सेंट होगा। पैक्टिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। लिग्निन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और पैक्टिन का अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, सेल न्यूक्लियोसोम विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, इसको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, ये पूछा गया है। मतलब साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है कि क्रोमेटिन में जो न्यूक्लियोसोम है उसको पहली बार, न्यूक्लियोसोम को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो पहला है रोजर कॉनबर्ग, फिलिप शार्प, रिचर्ड रोबर्ट और क्रेग वेंटर। तो ये तो आपका फैक्चुअल है कि न्यूक्लियोसोम किसने दिया था, रोजर कॉनबर्ग ने। नेक्स्ट, in bacteria as well as in eukaryotic, spontaneous mutation most frequently caused by does which segment of DNA have tendency to jump around, मतलब जंपिंग हो रहा है। अब देखो सब ये अगर आप पूरा छोड़ देना, अगर एक चीज़ याद रखें इसमें जंपिंग, तो अगर आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा अगर आप इसको जंपिंग को याद रखते हैं। इसमें बताइए इसका, मैं आपको बताती हूँ, डिलीशन, एडिशन, इंसर्शन, ट्रांसपोजन, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, पहले आप वो बताइए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक बात यहाँ याद रखिए कि अगर जहाँ भी जंपिंग वर्ड आता है ना, उसका मतलब ही जंपिंग जीन होता है, जंपिंग या फिर जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन कौन होते हैं, ट्रांसपोजोन। नेक्स्ट, लैक ओपेरोन इज इंड्यूस्ड 1000 फोल्ड बाय, लैक ओपेरोन को 1000 गुना प्रेरित करता है, किसके द्वारा किया जाता है, लैक ओपेरोन। ऑप्शन है अमाइलोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। लैक है ना, लैक से लैक्टोज, ये याद रखना। ग्लूकोज अगर एब्सेंट हुआ, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो आपका लैक ओपेरोन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा। मतलब अगर लैक चालू करना है तो हमें लैक्टोज चाहिए, ग्लूकोज एब्सेंट चाहिए। नेक्स्ट,
प्रोटीन सिंथेसिस में अटैचमेंट ऑफ सेवरल राइबोसोम टू mRNA मॉलिक्यूल फॉर्म। प्रोटीन संश्लेषण में mRNA अणुओं से कई राइबोसोम जुड़कर क्या बनाते हैं? मल्टीपल राइबोसोम का जुड़ना क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ सेवरल राइबोसोम, rRNA, tRNA और सेल्यूलर RNA और पॉलीसोम। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? पॉलीसोम। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट RNA इन टिपिकल सेल। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन है? मोस्ट अबंडेंट RNA rRNA होता है। नेक्स्ट, हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर क्या होते हैं? तो हार्मोन रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं? आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम किसका बना होता है? याद रखना राइबोसोम जो हैं वो RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट, मैंगो एंथ्रेक्नोज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय। मतलब मैंगो एंथ्रेक्नोज डिजीज किसके द्वारा नहीं कॉज होती है? तो इसमें जो आपका आंसर है फैक्चुअल है ये तो कॉलिटोट्राइकम फलकेटम। ठीक, नेक्स्ट, IgE is well known for its participation in the IgE एंटीबॉडी कहाँ काम करती है ये पूछा गया है। तो IgE का काम क्या है? एलर्जी। ठीक है, एक्जियल फिलामेंट ऑफ स्पर्मेटोजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। एक्जियल फिलामेंट ऑफ स्पर्मेटोजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो एक्सियल फिलामेंट किसके बने होते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल के बने होते हैं। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सेकंड सेल डिवीजन with respect to animal vegetal axis is always। सेकेंड जो क्लीवेज डिवीजन होता है उसमें आपका प्लेन कैसा होता है ये पूछा गया है। तो इसमें आपका वर्टिकल और राइट एंगल होगा। ठीक, नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, ऑल आर करेक्ट। तो आप याद रखना कि जो एम्फीबिया होते हैं उनमें जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? थायराइड हार्मोन। इनिशियल सेल डिवीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो इनिशियल सेल डिवीजन होता है डेवलपमेंट के दौरान वो कैसा होता है? एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल,
रैंडम या ऑब्लिक्यू। तो इसका ऑप्शन है आपका एंटीक्लिनल। नेक्स्ट, सोलेराइजेशन मतलब सूर्यकरण की प्रक्रिया क्या है। पहला बोला गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय इटियोलेटेड लीफ। इटियोलेटेड लीफ से हम लाइट ले लें। इटियोलेटेड लीफ मतलब जो डार्क कंडीशन में होती हैं। इटियोलेटेड मतलब होता है डार्क कंडीशन, जहाँ लाइट नहीं है। जैसे आपको कभी याद हो कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने इंडोर प्लांट मान लो, जैसे कोई हमारी स्टडी टेबल है मान लो, और हमने अपनी स्टडी टेबल विंडो के पास लगा ली, और विंडो के तो हम अपनी टेबल पर हम क्या करें कोई प्लांट लगा लें। तो वो प्लांट में क्या होगा, विंडो है, विंडो से कोई लाइट डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, बहुत कम ही लाइट मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं। तो उसमें जो जिस टाइप से प्लांट होते हैं वो इटियोलेटेड हो, उसमें क्या होगा देखो, उसमें एक तो लीफ छोटी होंगी, दूसरा जो उनकी रूट होगी ना वो हाइपोकोटाइल होगी। हाइपोकोटाइल मतलब बहुत लंबी होगी और पतली होगी, ठीक, ये याद रखना है। और उसके कॉटिलोडॉन भी क्लोज होंगे। अब आगे दूसरा लाइट बाय ग्रीन लीव्स। अब देखो सोलराइजेशन होता है, अगर आप सोलराइजेशन पकड़ें तो लाइट तो उसको चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 बाय हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑक्सीडेशन ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम बाय हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आपने फोटोसिस्टम टॉपिक भी पढ़ा है ना, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। इसका आंसर है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर। आप ये याद रखिए कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें रिएक्शन सेंटर का ही ऑक्सीडेशन होता है। अगर फोटो सिंथेसिस टॉपिक आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको इसका पता होगा। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो क्रेब साइकिल में होता है वो किसके बीच में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पहला है सक्सिनल कोए सक्सिनिक एसिड के बीच में, सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड के बीच में, फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में, और मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में, ठीक। तो आपका जो है आंसर ये आएगा सक्सिनल कोए। चलिए थोड़ा सा क्रेब साइकिल देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो इसमें तो पहले क्या होगा, सिट्रेट होगा सिट्रेट से क्या बनेगा, रिवाइज हो जाएगी आपकी साइकिल। आप ध्यान देकर आप बताइए। ऐसे क्या किया कीजिए, बीच बीच में जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें जो भी फैक्ट आते हैं उनको भी बीच बीच में ले लीजिए, लेकर साइड बाय साइड उनको भी कवर कीजिए, ताकि ऐसा क्या होता है, जैसे आप मान लो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी मतलब जब हम कोई भी PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आपका कि मान लो कि आप डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन को याद नहीं कीजिए कि आपने टिक लगा दिया बस ख़त्म। आप कोशिश कीजिए कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये देखने की, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर आप साइकिल हम साथ साथ देख लेते हैं तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सिट्रेट से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से आपका क्या बनता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटामेट बनता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटामेट बनता है, ठीक। नेक्स्ट, अल्फ़ा कीटोग्लूटामेट से क्या बनता है, सक्सिनिल कोए। यही तो आपसे बोला गया है सक्सिनिल कोए। सक्सिनिल कोए के बाद आपका क्या बनेगा, सक्सीनेट बनता है। तो यही तो आपसे पूछा गया है, सक्सीनेट के बाद क्या बनेगा आपका
फ्यूमरेट बनता है। ठीक है, और फ्यूमरेट के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, चलो मैं आपको फिर से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है बता देती हूँ। पहले सिट्रेट सिट्रेट है, अब छोटा छोटा लिखते हैं हम। सिट्रेट, सिट्रेट के बाद आपका आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद आपका क्या आएगा, अल्फ़ा ग्लूटामेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट के बाद आपका आएगा सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए, और सक्सिनिल कोए के बाद आपका आता है सक्सीनेट, और सक्सीनेट के बाद आपका आएगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट का बाद आपका क्या बनता है, मैलेट, और मैलेट के बाद आपका ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट के बाद आपका फिर से सिट्रेट बनता है। तो साथ में ये भी बता देती हूँ, कार्बन भी याद रखिए, आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन होते हैं, आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन होते हैं, लेकिन अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट में 5 कार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें से एक CO2 जो है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। फिर हम आते हैं सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए में भी एक CO2 बाहर रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाते हैं 4 कार्बन। इसके बाद यहाँ पर भी 4 कार्बन होंगे, यहाँ पर भी 4 कार्बन होंगे, और यहाँ पर भी 4 कार्बन रहते हैं। ठीक, और ऑक्जेलो एसीटेट के पास भी आपके 4 कार्बन हो सकते हैं। आप ये याद रखिए, कार्बन भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कितने कार्बन का कंपाउंड है। तो जैसे ऑक्जेलो एसीटेट कई बार पूछा गया है कि ऑक्जेलो एसीटेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए, हमने साथ साथ में एक क्वेश्चन के साथ, तो आपका जो है ये क्या पूछा गया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ऐसे जब भी आप किसी भी PYQ को सॉल्व किया कीजिए तो ऐसे ही कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इसमें क्या आपका रिवीजन होता है और मल्टीपल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके याद हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्प्रे ऑफ डैश, स्टेम एपाइसिस फेवर ड्वार्फ सूट डेवलपमेंट डेपल pear to give more dwarf shoot more। देखो, अगर आप एक वर्ड याद रखें, शूट ना, शूट, सो शूट से याद रखिए आपका एक हार्मोन आता है ऑक्सिन। ठीक है, और तो उसमें आपका जो ये पूछा गया है तो उसमें होगा ऑक्सिन, मतलब अल्फ़ा NAA। ठीक, नेक्स्ट, सबस्ट्रेट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड की जो बायोसिंथेसिस अगर हमें करनी है तो उसके लिए किस सबस्ट्रेट का यूज़ करेंगे। पहला है कोरिस्मिक फिनाइल एलेनिन, सिन्नामिक एसिटाइल कोए। अगर आप ये भी देखें ना, फिनोलिक है ना, तो आपको इसी से आंसर मिल जाएगा, फिनोलिक से क्या होगा, फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट, अमोनिया पॉइजनिंग अकर इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट एट। तो किस प्लांट में अमोनिया पॉइजनिंग होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन है लो टेम्परेचर में,
हाई टेम्परेचर में, मॉडरेट टेम्परेचर, लो लाइट इंटेंसिटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी पूछी गई है, तो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो अमोनिया पॉइजनिंग होती है, ठीक। नेक्स्ट, ए ग्रेन्यूलोसाइट आर। ए ग्रेन्यूलोसाइट क्या है? एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोफिल, मोनोसाइट, या फिर नन ऑफ दिस आर करेक्ट। तो आपको बताना है ए ग्रेन्यूलोसाइट क्या है। ए ग्रेन्यूलोसाइट जो है वो मोनोसाइट होते हैं। विच वन आर ग्रेन्यूलोसाइट। अब आप ग्रेन्यूलोसाइट बताइए। तो ग्रेन्यूलोसाइट पूछा गया है, क्या ग्रेन्यूलोसाइट क्या क्या होते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट पूछा गया है ना। अभी आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है, ये पूछा था। तो ए ग्रेन्यूलोसाइट क्या है? मोनोसाइट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? ग्रेन्यूलोसाइट पूछा गया है ना। तो आप क्या करेंगे? आप अगर आप समझ गए होंगे तो आपको फिर भी मैं बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है? मोनोसाइट को डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि मोनोसाइट क्या है? ए ग्रेन्यूलोसाइट कहाँ कहाँ पर है, पहले उनको डिलीट कर दो। ये है कट, यहाँ है कट, ठीक। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? फर्स्ट और फोर्थ, ठीक बच रहा है। अब इसमें भी अगर आपको निकालना है तो एक चीज़ और ही आपको याद रखना पड़ेगा, वो है यूसोनोफिल, सॉरी मोनोसाइट, और मोनोसाइट के साथ आपको लिम्फोसाइट, ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रो, यूसोनो और बेसोफिल, ठीक। अगर आपको सीधी सी बात आपको याद रखनी है तो आपको ये याद रखिए, जहाँ पे भी आपको साइट लिखा हो ना, साइट है तो ए ग्रेन्यू में आएगा। और अगर फिल्स है तो फिल्स आपका ग्रेन्यू में आएगा, ठीक। याद है, ए में साइट, ग्रेन्यू में फिल्स। नेक्स्ट, ABO system of blood group if both antigen are present, no antibody। बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। इन्होंने बोला है कि दो एंटीजन प्रेजेंट हो और एंटीबॉडी एब्सेंट हो। देखो, जब भी हमें ब्लड ग्रुप देखना होता है तो मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप हम कब पहचानेंगे? जब ए के पास क्या होगा? ए एंटीजन होगा, ठीक। तो क्या होगा? ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी, तो क्या बनेगा हमारा? ए ब्लड ग्रुप, ठीक। अगर मान लो बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, तो ये आपका बी ब्लड ग्रुप, मतलब जिसके पास एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, ये याद रखना। एंटीजन ब्लड ग्रुप को बता, अगर ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप। अब तीसरा, अगर ए और बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। और नो एंटीबॉडी मतलब आपका ए और बी एंटीजन है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप। तो यही तो पूछा गया है, एंटीबॉडी है नहीं और दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो कौन सा है आपका? ए बी। नेक्स्ट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत इजी आंसर है, आप बताइए इसका क्या होगा? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा?
ऑप्शन है नेफ्रॉन। Immediately after an action potential is propagated, which of the following ion rapidly diffuse out of the cell into tissue fluid? बताइए क्या होगा। इन्होंने ये बोला है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का संचरण होता है उसके तुरंत बाद जो है आयंस जो है तीव्रता से कोशिका से ऊतक द्रव में विसरित हो जाते हैं, मतलब सेल से टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, सेल के इनर में होते हैं, और बाकी जो आयन है सोडियम कैल्शियम ये सब क्या होंगे, आउटर में होगा। तो पोटेशियम अंदर होता है, अगर वो चला गया ना तो ये डिफ्यूज आउट होकर सेल से टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे। नेक्स्ट, मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर स्टेम लाइक लेंथ इज फाउंड टू बी कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। जो स्टेम की लेंथ होती है, तने की लंबाई होती है, उसका मेंडेलियन जो कैरेक्टर होता है वो किस प्रकार से, मतलब किस एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है, ये पूछा गया है। बीटा हाइड्रोक्सिलेज, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ऑप्शन इसका बीटा हाइड्रोक्सिलेज। F2 modified Mendelian ratio 9:7। 9:7 आपको तो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, F2 मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो। F2 मॉडिफाइड मेंडेलियन F2 मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो ऑफ 9:7। तो आप इसका जो आंसर है ये डायरेक्ट याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो सिर्फ आप नॉर्मली याद रखिए 9:7 आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स से मिलता है। ठीक, सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट। ऑप्शन तो वैसे आपको दिख गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लेयोट्रॉपिक, लीथल जीन, मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सेल्फ स्टेरिलिटी जो है वो हमें मल्टीपल एलील्स के द्वारा देखने को मिलती है। इफ़ द लीफ ऑफ मेल प्लांट इज ग्रीन, ये पूछा गया है कि मेल क्या है, ग्रीन है, फीमेल वेरीगेटेड है, सॉरी फीमेल क्या है, वेरीगेटेड है। ठीक है, तो क्या फिनोटाइप आएगा आपके इसका, ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें ग्रीन होगा, वेरीगेटेड होगा, या फिर पूछा गया है ग्रीन वेरीगेटेड होगा, या फिर दोनों का इंटरमीडिएट होगा। तो ये याद रखना इसमें कि इसमें फीमेल पर डिपेंड करेगा, और फीमेल पर होगा तो क्या होगा, फीमेल क्या है, वेरीगेटेड, तो ये भी वेरीगेटेड होगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आर ओरिजिनली गिवन बाय। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये डायरेक्ट याद करने वाला कॉन्सेप्ट है माइकल एडमसन। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, माइकल एडमसन ने। ठीक, येलो फीवर किसके द्वारा होता है, ट्रांसमिट होता है, ये पूछा गया है।
येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एडिस, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और हाउसफ्लाई। डायरेक्ट आंसर याद रखिए, एडिस के द्वारा येलो फीवर होता है। ये जो डायरेक्ट वाले फैट है ना, वो अगर आप चाहें तो एक छोटी सी कॉपी बनाकर ना उसमें शॉर्ट नोट में डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको याद करना है तो बार बार आप मल्टीपल रिवाइज कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ डायमंड ब्लैक मोथ। अच्छा, डायमंड ब्लैक मोथ का साइंटिफिक नेम पूछा है, तो पहला है प्लूटेला जाइगोस्टिला, पिरिस ब्रैसिकी, सोडोप्टेरा लिटूरा और हेलुआ अंडलिस। तो इसका और डायरेक्ट याद रखो, प्लूटेला जाइगोस्टिला। ठीक, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो एंगलर और प्रेंटल ने दिया था, एंगलर और प्रेंटल ने दिया था, वो कौन, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो एंगलर और प्रेंटल द्वारा दिए गए प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। Phytosociological approach to study of plant communities was applied for first time in India by। मतलब इन्होंने बोला था जो एक टर्म होती है फाइटोसोशियोलॉजिकल, जिसमें हम प्लांट कम्युनिटीज़ की स्टडी करते हैं, उसको इंडिया में पहली बार किसने अप्लाई किया था, ये पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट याद रखो मिश्रा, जो मिश्रा थे ना, उन्होंने प्लांट पर काफ़ी काम किया था हमारे इंडिया में। तो इस क्वेश्चन में और भी मल्टीपल इनकी रिसर्च थी, तो मिश्रा को याद रखिए। हो सकता है कि दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लें इंडिया से रिलेटेड, अगर मिश्रा है तो मोस्टली उसमें मिश्रा ही आते हैं, क्योंकि इंडिया से मोस्टली मिश्रा ने ही काम किया था प्लांट पर। ठीक, नेक्स्ट स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट, लो रिप्रोडक्टिव रेट, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, ये किसका कैरेक्टर है, ये याद रखो। ये आपका क्वेश्चन इकोलॉजी से है। ठीक, डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी स्लो हो रहा है, लेकिन कंपटीशन हाई है, तो ये के सिलेक्शन होता है। जैसे ह्यूमन एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन ले लो। ह्यूमन में आप याद रखो, ह्यूमन में क्या होता है, आप खुद अगर करके देखें, खुद ऑब्जर्व किया है तो देखें, ह्यूमन में डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है ना, रिप्रोडक्शन भी स्लो होता है, लेकिन कंपटीशन हाई होता है, पेरेंटल केयर हाई चाहिए, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कितनी केयर करनी होती है। दूसरा इसमें ठीक है, इसमें आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन ये तो होते ही नहीं है, ये तो देख कर ही आप बता सकते हैं। कन्फ्यूजन यही था आर और के में। आर और के में की एक टेबल बनाकर उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से नोट करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है के पूछा गया आपसे, नेक्स्ट टाइम आर पूछ ले, तो एक छोटी सी टेबल बनाओ और दोनों के बीच में डिफरेंस एक अलग साइड से लिख कर रख लो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे आर पूछ ले। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आप साइड में एक टेबल बना के आप इसको नोट करके डाल सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट आंसर तो वैसे आपका दिख ही गया है, फिर भी देख ही लेते हैं। रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू इस एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन इज नोन एज। श्वसन उपयोग से ज़्यादा जैविक पदार्थ का पौधों के ऊतकों में संचय दर का होना क्या कहलाता है?
तो इसका ये आपका नेट प्राइमरी रिप्रोडक्टिविटी होता है। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं फिर आपसे।